नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूं। आज की तारीख है 28 जुलाई 2021 बुधवार और ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि अवेयरनेस यानी जागरूकता और शिक्षा वर्सेस रिकॉल ज्यूरी रेफरेंडम वेपन्स। आप 5 सेकंड के लिए पॉज करके ये पढ़ लीजिए। वीडियो किस पर है कि अक्सर जब राइट टू रिकॉल के कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल के कानूनों की बात करते हैं तब एक कुतर्क रख दिया जाता है कि देश को अभी राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, देश को अभी जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है और देश को हथियारों की भी जरूरत नहीं है। मतलब भारत को भी, राष्ट्र को भी हथियारों की जरूरत नहीं है, नागरिक को भी हथियारों की जरूरत नहीं है और नागरिक को और पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम ये क्या है, ये जो कुतर्क है वो क्या कहता है कि राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम, रेफरेंडम, ये सारी प्रक्रियाएं नागरिकों को शक्ति देती है और इनका कहना है कि ये शिक्षा देने की जरूरत, ये पावर देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है शिक्षा देने की, जागरूकता देने की, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की, नेशनल कैरेक्टर की। ये सारे शब्द आएंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इसकी जरूरत है। तो उस बात का किस तरह से, इस कुतर्क का कैसे जवाब दिया जा सकता है उसके बारे में। अब अक्सर क्या होता है कि ये कुतर्क करने वालों को जवाब में रुचि नहीं होती। ऐसा नहीं है सभी को, कुछ कुछ लोग सचमुच इस कुतर्क से प्रभावित होकर ये मानने लगते हैं, जबकि कुछ कुछ लोगों को पता होता है कि नहीं भाई, पावर जरूरी है, हथियार जरूरी है, लेकिन उनको ये सारे नागरिक शक्ति बढ़े नहीं, ये इच्छा होती है, इसलिए वो कुतर्क रख के चले जाते हैं और उनको कोई जवाब में रुचि नहीं होती। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको जवाब में रुचि हो। मतलब ये वीडियो एक्चुअली किसके लिए है? रिकॉलिस्ट जो कि पब्लिक में प्रचार करते हैं, पब्लिक में इस तरह के कुतर्क मिलते हैं और उन्हें इस कुतर्क का जवाब देने के लिए शब्द चाहिए, वाक्य चाहिए। तो ये कुतर्क है वो वास्तव में नागरिक को, राष्ट्र को कमजोर रखने के लिए आता है और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको दिया था। तो एक कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो कहते हैं, उनका ये कुतर्क है कि भाई पूरे राष्ट्र, विश्व को अभी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाएगी तो उसके बाद राष्ट्र को भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी और व्यक्ति को भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जैसे अमेरिका ने इराक पे हमला किया क्योंकि इराक कमजोर था, अमेरिका को तेल लूटना था, तो भारत में भी ऐसा हो सकता है, ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है यानी जो लोग ये लॉकडाउन के पीछे का पूरा पॉलिटिक्स जानते हैं कि किस तरह से विदेशी कंपनियों के, विदेशी धनिकों के दबाव और शक्ति की वजह से भारत में लॉकडाउन लाया, वो तो जानते हैं कि भाई ऑलरेडी युद्ध शुरू हो चुका है और आधा युद्ध क्या 90% तो हम हार चुके हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हथियारों के बिना, हथियारों को हमें, हथियारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें विश्व के लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी चाहिए। कि अमेरिका के लोगों की यदि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जाए तो वो इराक पे हमला करने का प्लान नहीं करते, लीबिया पे हमला नहीं करते। और मतलब जो व्यक्ति वास्तविकता से परिचित है वो तो ये कुतर्क से इतना उगता जाएगा कि जवाब भी नहीं दे पाएगा। पर फिर भी सामने एक ऑडियंस होता है जो कि न्यूट्रल ऑडियंस मान ले और उनको परिस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है, परिस्थिति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उन्हें हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जिससे ये कुतर्क का प्रभाव उन पे कम हो। तो एक जो कुतर्क है कि भाई राष्ट्र को भी हथियार की जरूरत नहीं है, नागरिक को तो नहीं है, राष्ट्र को भी हथियारों की जरूरत नहीं है। और
जागरूकता से और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से और एजुकेशन से युद्ध को रोक सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि दो ताकतें जो है, एक मजबूत राष्ट्र, एक कमजोर राष्ट्र, तो उसमें से मजबूत राष्ट्र ही युद्ध को रोक सकता है, कमजोर राष्ट्र कभी युद्ध को नहीं रोक सकता। यानी इराक कितना भी जागरूक हो जाए, इराक में कितनी भी शिक्षा आ जाए, उससे युद्ध नहीं रुकने वाला। लीबिया कितना भी जागरूक हो जाए, लीबिया कितना भी शिक्षित हो जाए, उससे युद्ध नहीं रुकने वाला। पर कुतर्कियों का यह कहना है कि हम अमेरिका को इतने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे, अमेरिका में के लोगों में इतनी जागरूकता लाएंगे, हम उनके लिए एग्जाम्पल बनेंगे। मतलब हंसी इतनी आती है उनकी बात पे, रोना भी आता है, हंसी भी आती है, पर उनकी बात फिर भी सुननी पड़ेगी और कम से कम थोड़ी समझनी पड़ेगी जवाब देने के लिए कि भारत है वो उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है अमेरिका के लिए कि अमेरिका इस तरह से युद्ध करना छोड़ दे। तो जो मजबूत साइड है, स्ट्रॉन्गर साइड है, वही डिसाइड करेगा। और जब रेशियो, जैसे अमेरिका ने रूस पे हमला नहीं किया क्योंकि अमेरिका रूस से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना शक्तिशाली है, लेकिन 100 गुना शक्तिशाली नहीं है। जबकि अमेरिका इराक से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब रेशियो बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाता है तभी युद्ध होता है। मान लो 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, तो भी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। युद्ध से बचने के लिए, अपने डिफेंस के लिए कम शक्ति चाहिए, जबकि ऑफेंस के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक शक्ति भी चाहिए, मिलिट्री शक्ति भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को पूरी सेना इराक तक ले जानी पड़ेगी, लीबिया तक ले जानी पड़ेगी, तो खर्चा आएगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी भी बहुत चाहिए, क्योंकि भाई बीच में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ तो पैसा अमेरिका से इराक भेजा गया और चलो 50% गायब हो जाता है तो भी युद्ध लड़ा जा सकता, लेकिन 90% गायब होना शुरू हो गया, 99% गायब होना शुरू हो गया तो भी युद्ध लड़ना संभव नहीं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी हद तक नॉन करप्ट होना चाहिए और मजबूत इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सको। तो वो सारी जब ताकत आ जाए मजबूत साइड में, तो मजबूत साइड है वो हमला कर देगा। युद्ध है वो कमजोर साइड कभी रोक नहीं सकती। भारत कितना भी चाहे कि वो चीन से नहीं लड़ना चाहता, फाइनली चीन डिसाइड करेगा कि उसको युद्ध शुरू करना है या नहीं। और इसमें और अलग फैक्टर आएंगे, जैसे चीन को डर है कि कहीं भारत पूरा अमेरिका का गुलाम बन गया और अमेरिका का ऊंट बन गया तो चीन को ज्यादा नुकसान जाएगा। पर अंत में ये इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि युद्ध करने से मुझे कितना फायदा होगा, मुझे कितना नुकसान होगा। अमेरिका को लगा कि भाई इराक पे हमला करने से मुझे खूब फायदा होगा, बहुत कम नुकसान होगा, उसने इराक का तेल लूट लिया, लीबिया का तेल लूट लिया, लीबिया का लिथियम लूट लिया। अफगानिस्तान में उससे मिसकैलकुलेशन हो गया, उसने सोचा था कि वो अफगानिस्तान को पूरा टेक ओवर करने के बाद पाइपलाइन और बहुत सारे उसके पीछे रीजन थे, कन्वर्जन ये भी एक रीजन था, अमेरिका को अपने धर्मों का प्रचार करना है, उसको दूसरे देशों के धर्म खत्म करने हैं, लेकिन उसका मिसकैलकुलेशन हो गया और इसलिए 25 ट्रिलियन डॉलर या 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी वो अभी युद्ध हार रहा है। तो अभी कुछ कुछ सामान्य एग्जांपल मैं दूंगा कि अवेयरनेस से मतलब कि नरसंहार रुकता है, युद्ध तो जाने दो, न गुलामी रुकती है। जैसे हाँ, फिर एक ये भी जवाब दे दूं कि कुतर्क करने वाले यहां तक जाते हैं कि यदि हम अमेरिका के लोगों में या पाकिस्तान के लोगों में या चीन के लोगों में इतनी जागरूकता ला दे तो वहां के लोग और वहां के सैनिक लड़ने से मना कर देंगे। कि मान लो अमेरिका का प्रेसिडेंट या अमेरिका के धनिक कहते हैं कि लड़ो, लेकिन वहां के लोग और वहां की सेना लड़ने से मना कर देगी। तो वो तब होता है कि जब बहुत ज्यादा मृत्यु का आंकड़ा पहुंच जाए। जैसे वियतनाम के युद्ध में, कब वियतनाम अमेरिका के लोगों ने युद्ध का थोड़ा विरोध किया, जब 50,000 अमेरिकी सैनिक मर गए और कुछ 4-5 लाख से ज्यादा घायल हुए, तब अमेरिका के लोगों ने विरोध किया कि नहीं भाई अब हमें लड़ने नहीं जाना, हमें लड़ने नहीं जाना। वो लोगों ने ड्राफ्टिंग का और स्टूडेंट्स ने जो यंग थे उन्होंने युद्ध का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि सेना का ड्राफ्ट ऑर्डर उनको आता। पर जब तक युद्ध से फायदा हो रहा था, जैसे अमेरिका के लोगों ने इराक पे वॉर का युद्ध विरोध नहीं किया,
क्योंकि उसमें जान हानि बहुत कम हुई थी और पैसा खूब मिला था। तो जो उस देश का गरीब से गरीब आदमी होता है उसे भी इस बात का अंदाज होता है कि भाई मेरे देश की सेना, अमेरिका की सेना यदि इराक को लूटती है तो उसमें उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा है। तो वो गोल गोल घुमा के बातें करेगा। जब आप किसी अमेरिका के आदमी से बात करोगे तो वो कभी भी ये बात नहीं करेगा कि इराक का तेल लूटना था। ये यही बात करेगा कि सदाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, डिक्टेटर था, हमें इराक में डेमोक्रेसी लानी है, यही बात करेगा। कि सदाम हुसैन ने 9/11 पे अटैक किया था, जबकि अभी भी तय नहीं हो रहा कि 9/11 का अटैक किसने किया था, क्योंकि 2 क्या ऐसे 10 प्लेन भी टकरा जाए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर नहीं सकता। वो उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो कि प्लेन का कितना मोमेंटम होता है, और प्लेन में इतना कम पेट्रोल होता है कि उससे पूरे टावर को क्या एक मंजिल को भी आग नहीं लग सकती। पूरे सारे आप कैलकुलेशन कर लो कि कितना पेट्रोल है, उतना पेट्रोल जलाने से आग लगेगी तो स्टील क्या सचमुच कोलैप्स होगा इतनी जल्दी 45 मिनट के अंदर? तो वो सब तय नहीं था, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि सदाम हुसैन ने 9/11 का अटैक करवाया था, इसलिए हमको इराक पर युद्ध करना जरूरी था। मतलब जो आम आदमी है देश का, वो एक या दूसरी तरह से कुछ न कुछ कुतर्क ढूंढ निकालता है युद्ध के समर्थन में, यदि उसकी युद्ध की ताकत है। और ताकत का संतुलन ही शांति लाता है। आज तक जागरूकता और शिक्षा है वो अंग्रेजों ने ये डाल दिए थे, दुरात्मा महादुरात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल गांधी के द्वारा, जवाहरलाल गांधी के पिता, उनके द्वारा ये धीरे धीरे शब्द भारत के पॉलिटिकल डिस्कशन में उन्होंने लाए थे, ताकि शक्ति की बात को काटा जा सके। और 1947-1948 के बाद ये सारे जो प्रपोजल थे, जैसे राइट टू रिकॉल का प्रपोजल है वो 1925 में आया था। 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमें जिस भारत की गणराज्य की स्थापना करनी है उसमें वोट वापसी होगी, क्योंकि यदि वोट वापसी नहीं हुई तो चुनाव और डेमोक्रेसी एक मजाक बन जाएगा। तो किस तरह से ये राइट टू रिकॉल यानी कि पब्लिक को पावर देने की बात को रफा दफा किया जा सके, इसलिए ये अवेयरनेस और एजुकेशन का तर्क रख दिया। और इससे पहले भी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि अंग्रेजों के एजेंट थे, अंग्रेजों के एजेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि हमें टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। टेरिटोरियल नेशनलिज्म, उन्होंने बोला कि मैं टेरिटोरियल, मैं राष्ट्रवाद हूं लेकिन टेरिटोरियल नेशनलिज्म का विरोध करूंगा। मतलब कि भारत को, राष्ट्रवादी को एक अलग टेरिटरी नहीं मांगनी चाहिए। मतलब अंग्रेजों को भागने को नहीं, जाने को नहीं बोलना चाहिए, अंग्रेजों का कंट्रोल चालू रहे, लेकिन हमें भारत में एजुकेशन लाना चाहिए। तो ये एजुकेशन की बात भी अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फ्रीडम मूवमेंट को कमजोर करने के लिए इसका उपयोग किया था, और आज भी इसका यही उपयोग हो रहा है। आज ये सारे जो मूवमेंट है कि भाई नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल होना चाहिए, राइट टू रिकॉल की सत्ता होनी चाहिए, वोट वापसी की सत्ता होनी चाहिए, ज्यूरी कोर्ट की सत्ता होनी चाहिए कि भाई नागरिक दंड तय करेंगे, जज नहीं करेगा, नागरिक कानून बनाएंगे, राष्ट्र के पास हथियार होने चाहिए, नागरिक के पास बंदूकें होनी चाहिए। ये सारे तर्कों को, ये सारी डिमांड मूवमेंट को तोड़ने के लिए आज भी ये जागरूकता और शिक्षा के कुतर्क का उपयोग किया जाता है कि भाई सिर्फ जागरूकता जरूरी है और सिर्फ शिक्षा जरूरी है। और जब शिक्षा की बात करेंगे तब शिक्षा में मानने वाले कहेंगे कि कानून की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हथियारों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, विज्ञान और गणित की शिक्षा जितनी हो सके कम देनी चाहिए। शिक्षा किसकी देनी चाहिए? सिविक्स की, मानव मूल्यों की। मतलब वो ऐसे ऐसे निकम्मे सब्जेक्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। और कुछ एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे बेल्जियम का राजा था, मतलब उस समय बेल्जियम में आधी डेमोक्रेसी थी, आधा मोनार्की थी, लियोपोल्ड II। उसने कुछ 1.5 करोड़ अफ्रीका के लोगों को मार डाला था। अलग अलग अफ्रीका के देशों पे बेल्जियम का शासन था, हाथ काट दिए थे, पांव काट दिए थे। 1.5 करोड़ को तो सिर्फ मार डाला था और करोड़ों को गुलाम बनाकर भी बेच दिया था। तो क्या लियोपोल्ड में जागरूकता नहीं थी? क्या उसमें शिक्षा नहीं थी? और अफ्रीकनों में जागरूकता थी, वो लड़े,
शिक्षा कम थी, क्योंकि वो उसके पीछे कोई जेनेटिक रीजन नहीं है जैसा यूरोप के लोग बोलते हैं। अफ्रीका में लोह युग बहुत देर से आया। लोह युग यानी लोहे का उपयोग करना, और वो वहां इतने घने जंगल थे कि वहां बड़े पैमाने पे खेती करना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए जो फार्मिंग और लोहे के हथियारों का जो उत्पादन है वो अफ्रीका में बहुत बाद में शुरू हुआ, और तब तक में यूरोप है वो तोप के युग में पहुंच चुका था। इसलिए ये कमजोर थे, इसलिए उसने गुलाम बनाने की कोशिश की, उनको खत्म करना शुरू किया, लड़े लेकिन ये हार गए। उसके बाद दूसरे कुछ इंडिविजुअल लेवल के एग्जांपल देता हूं कि 2 स्विट्जरलैंड के बिलियनर अरबपति भारत में आए थे और 7-8 साल की लड़कियों से वो बलात्कार करते थे और उनका वीडियो भी उतारते थे। तो उनके लैपटॉप में से ही 400-500 वीडियो निकले अलग अलग देशों के, भारत, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा, अलग अलग देशों के इस तरह से वीडियो निकले। और उनके कमरे में उस समय 8 लड़कियां थी जब इंस्पेक्टर ने छापा मारा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंस्पेक्टर है वो कुछ एक बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते होंगे, मतलब चलो शराब के केस में रिश्वत ले ली, इधर उधर केस में रिश्वत, पर जब इस तरह के केस उनके सामने आते हैं तो वो बिना रिश्वत लिए छापा मार देते और रंगे हाथ पकड़ा लैपटॉप के साथ। तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने भी कहा कि ये वीडियो रियल है, बहुत सारे एविडेंस मिले कमरे में से, जैसे खून से लथपथ चंदरे वगैरह। तो निचली जो लोअर कोर्ट है उसने 7 साल की सजा की, वो जो कि कम है, लेकिन ये हाई कोर्ट का जज है ऑनरेबल जस्टिस ए सेगुइयर, उसने उनको रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया ये बिलियनर को? ये बिलियनर शब्द पे ध्यान देना, क्यों रिहा कर दिया तो शायद इसका जवाब इस शब्द से मिल जाएगा। तो क्या ये जस्टिस ए सेगुइयर में जागरूकता नहीं थी, एजुकेशन नहीं था? तो ये बहुत बकवास लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि जागरूकता और एजुकेशन से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मैं उनको लिटरली 99% नहीं 100% झूठा बोलता हूं। फिर भी न्यूट्रल ऑडियंस जिनके पास इंफॉर्मेशन कम हो उनको झूठ देने का जवाब देना पड़ेगा उनको। तो मेरे ख्याल से इसमें जागरूकता थी और एजुकेशन भी था, लेकिन फिर भी उसने इस बिलियनर को रिहा कर दिया। उसके बाद केस गया सुप्रीम कोर्ट में, लोगों ने बोला कि भाई ये हाईकोर्ट के जज का ऑर्डर कैंसिल करो। तो उसने सिर्फ जज खरे ने क्या किया, इनको बेल दे दिया ताकि वो भारत से भाग सके। जब बेल दे दिया तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को पता था कि ये लोग भारत से भाग जाएंगे, उसको बिल्कुल इस बात की नॉलेज थी, फिर भी उसने बेल क्यों दिया? तो आप ये बिलियनर शब्द को ध्यान में रखिए। तो अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस खरे हैं, उसमें भी एजुकेशन था, उसमें भी जागरूकता थी। कहां गई उसकी जागरूकता, कहां गया उसका एजुकेशन? गायब हो गया ना इस शब्द के आगे। तो उसके बाद हथियारों की बात करूं कि यूरोप के और अमेरिका के लोगों ने अफ्रीका से करोड़ों की संख्या में गुलामों को पकड़ के अमेरिका ले गए थे। क्यों भारत के लोगों को, भारत, चीन और अरब के लोगों को क्यों बड़ी संख्या में गुलाम नहीं बनाया? क्योंकि भारत और अरब और चाइना के लोग कमजोर थे, उनके पास हथियार इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अंग्रेजों का शासन नहीं रोक पाए। लेकिन फिर भी उनके पास तलवारें थी, लोहे की तलवारें, कुछ तोपें थी, भले इतनी अच्छी तोपें ना हो, तीर धनुष थे, तो इतने हथियार थे उनके पास। घोड़े, मतलब घोड़ा भी एक प्रकार से हथियार हो जाता है जब आप सेना में उपयोग करते हो, या हाथी है। जबकि अफ्रीका के लोग थे, उनके पास लकड़ी के हथियार थे अधिकतर के पास, लोहे की तलवारें नहीं थी, अभी उन्होंने घोड़े का उपयोग करना नहीं सीखा था, तोप उनके पास बिल्कुल नहीं थी, फायर आर्म्स एक भी नहीं था। तो इतने कम हथियार थे उनके पास कि गोरों ने आसानी से उनको हरा दिया करोड़ों की संख्या में और गुलाम तक बना लिया। तो यहां देखो, भारत के, चीन के और अरब के लोग हार गए, विदेशी सत्ता आ गई उनके देशों पर करोड़ों की संख्या में गुलाम नहीं बने। और भारत के कुछ लोग गुलाम बने थे, पर वो गुलामों को, मतलब वो घर के नौकरों का उसमें उपयोग हुआ था।
जो कठोर काम होते थे, जैसे खेती का है या तो कोयले की खान है, उसमें उनका उपयोग कम हुआ, क्योंकि वो गुलाम किस तरह से थे, भारत के लोगों को जो गुलाम बनाया था इस तरह से कि एक तरह का दबाव डाल के कि भाई देश में घर काम करना है, पर वहां से उनको वापस निकल के भागने की या तो नौकरी छोड़ने की छूट थी। तो यहां भी हथियारों की वजह से, जागरूकता की वजह से नहीं, एजुकेशन की वजह से नहीं, हथियारों के कारण भारत, चीन और अरब के लोग पे गुलामी, वो जो गुलाम का व्यापार था, जितनी कठोरता दी गई वो कम हुई। अब एक मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मैं वीडियो को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पे कॉपीराइट के नोटिस आए थे, इसलिए मैं वीडियो यहां पे प्ले करता हूं। आप देखिए, ये वीडियो कुछ 1 साल पुराना है, लॉकडाउन का समय है। ये कुछ लेबर है जो कि अपने घर जाना चाहते हैं और पुलिस वाला कहता है लॉकडाउन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की। देखो, ये लोग हैं वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। अब देखो, पुलिस वाले उनको लाठी मार के मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू चलेगा नहीं, इसमें बहुत दर्द होता है। मैं कभी कभी करता हूं ऐसे एक्सरसाइज। आप 10 मिनट तक इस तरह से चल के देखना, 5 मिनट तक चल के देखना, और यदि थैला ना हो तो भी, और थैला रख के 2-5 किलो का थैला भी रख के 1 मीटर, मतलब 1 मीटर नहीं 100 मीटर तक इस तरह से चल के दिखाना। पूरा वीडियो दिखाते हैं, तो आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा, आपको पूरा वीडियो दिखना हो। इस तरह के 50 वीडियो आपको देखने मिलेंगे। तो अब बताओ, क्या ये पुलिस वाले में एजुकेशन नहीं है? क्या इसमें जागरूकता नहीं है? और यदि मैं ये जो पीड़ित व्यक्ति है, इसमें मैं यदि जागरूकता और एजुकेशन के 2-4 इंजेक्शन दूं तो क्या इससे ये पुलिस वाला मारना बंद कर देगा? उन पे अब पुलिस को ऑर्डर किसने दिया था? कमिश्नर ने। क्या कमिश्नर में जागरूकता नहीं है? क्या उसमें एजुकेशन नहीं है? कमिश्नर को ऑर्डर किसने दिया था? चीफ मिनिस्टर में। क्या चीफ मिनिस्टर में और प्राइम मिनिस्टर में जागरूकता नहीं है, एजुकेशन नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे लॉकडाउन लगा था और चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे। और इनमें से भी लोगों के पास थोड़ा बहुत तो एजुकेशन होगा और जागरूकता तो होगी। गांव से आए थे, शहर में काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई दिहाड़ी पे, फैक्ट्री में काम करते थे। तो अब ये जो समस्या, आप मुझे अमेरिका का एक वीडियो दिखा दो जहां पे पुलिस इस तरह से सैकड़ों लोगों पे दमन कर रही हो। देखो, जो राइट टू रिकॉल के विरोधी है वो क्या करेंगे? अमेरिका में लाखों पुलिस वाले, उसमें से एक पुलिस वाले ने किसी की गर्दन दबा दी पांव से, बदले में उसको सजा भी हो गई वहां पे। इसको कोई सजा नहीं होने वाली, मार डालेगा। बहुत सारे, एक केस में तो कील, हाथ में कील ठोक दी थी, उसको कोई सजा नहीं हुई। 1 साल पहले एक यूपी के पुलिस वाले ने एक लॉकडाउन तोड़ने वाले के हाथ में कील ठोक दी थी, अभी तक उसको कोई सजा नहीं हुई। तो इस तरह के अमेरिका में क्या है कि सबके पास हथियार है, इसलिए वहां जो पुलिस वाला होता है वो बहुत टेंस होता है कि कहीं सामने वाले के पास हथियार तो नहीं है ना। और टेंस की वजह से उनमें एग्रेशन भी ज्यादा होता है। और फिर भी जिस पुलिस वाले ने अपने घुटनों के द्वारा एक निहत्थे आदमी का गला दबाया, उसको सजा भी हो गई, 20 साल की सजा हो गई। उसके परिवार वालों को मुआवजा भी दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने माफी भी मांगी। पर वो एक आइसोलेटेड केस में क्यों बोलता हूं कि लाखों पुलिस में से साल में मुश्किल से ऐसे 2-3 केस होते हैं जिसमें पुलिस वाला एक निहत्थे आदमी पे, ऐसे पूरे अमेरिका में 5-10 केस होते होंगे, 2-3 होते होंगे मुश्किल से साल में, कि जिसमें पुलिस वाला बिल्कुल निहत्थे आदमी को इस तरह से मारता है। ऐसा जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया कि जिसमें पुलिस वाले इस तरह से सैकड़ों लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, वैसे मुझे अमेरिका का एक वीडियो ला दो। क्यों ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको अमेरिका में? क्योंकि आप YouTube पे देखना कि पुलिस वालों ने लेबर को कितना मारा है, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो और कहीं कहीं पे उनसे पैसे भी छीन लिए थे, वो जो लेबर पैदल जा रहे थे उनके पैसे भी छीन लिए। खैर, अब
उसका कारण क्या है? क्यों अमेरिका में इस तरह के अत्याचार कम है या न के बराबर है? क्योंकि वहां राइट टू रिकॉल है, ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है और नागरिकों के पास हथियार है। तो 100 पुलिस वालों को कहा जाए कि ये 10,000 नागरिक है, टूट पड़ो उनपे, तो वो 100 पुलिस वाले डरेंगे कि भाई ये 10,000 वाले घर गए और हथियार लेके आ गए तो क्या होगा। और इसीलिए वहां पे लॉकडाउन लगाने के लिए गवर्नरों को, गवर्नमेंट को, लोगों को इतने पैसे देने पड़े, घर बैठो भाई पैसे देते हैं तुमको, इतने पैसे देने पड़े कि 40% आबादी की इनकम 2019 से ज्यादा हो गई। ये मेरे एक वीडियो है N001 या N002, उसमें आपको देखने मिलेगा पूरा कि अमेरिका में लॉकडाउन क्यों कमजोर था और क्यों जल्दी खत्म हुआ। तो अंत में मैं दोबारा कहूंगा, और इस पे डिटेल में आपको सुनना हो तो ये 2 वीडियो है। tinyurl.com पवन 001 हमारे मूवमेंट के राइट टू रिकॉल पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है पवन कुमार शर्मा, भीलवाड़ा से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, 13,000 वोट मिले थे उन्हें। उनके ये 2 वीडियो है tinyurl.com पवन 001 पवन 002, ये आप देख लेना। इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं समराइज करूंगा कि हम भारत के नागरिकों को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना चाहते हैं राइट टू रिकॉल, ज्यूरी, रेफरेंडम कानून से। भारत में ज्यादा से ज्यादा हथियारों का उत्पादन हो, भारत की सेना को, राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिले, वो एक हमारी मूवमेंट है। और वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, हर हाथ में बंदूक। हम कानून लाना चाहते हैं कि जिस आदमी के घर में बंदूक नहीं होगी उसको सजा होगी, या तो घर में बंदूक रखो या तो जेल में रहो। ये कानून लाना चाहते हैं। तो इस कानून के विरुद्ध में कुछ एक पेड मीडिया वाले और जो बिकाऊ सोशियोलॉजी प्रोफेसर, बिकाऊ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर, वो किताबों में, अपनी पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में और अपने पेड मीडिया के कॉलम में इस तरह का कुतर रखते हैं कि भारत के नागरिकों को वोट वापसी द्वारा पावर की जरूरत नहीं है, उन्हें अदालत में फैसला देने की जरूरत का, फैसला देने का पावर देने की जरूरत नहीं है। मतलब नागरिकों का सशक्तिकरण की कोई जरूरत नहीं है, न ही नागरिक को हथियार देने की जरूरत है। जागरूकता और शिक्षा से सारा प्रॉब्लम सोल्व रहेगा। मतलब कि अभी ये जो पुलिस का अत्याचार देखा, वो जागरूकता का अभाव था, शिक्षा का अभाव था। तो जागरूकता देंगे और शिक्षा का अभाव देंगे तो पुलिस वाला मारना बंद कर देगा। ये उनका तर्क है और ये तर्क झूठा है। वो सिर्फ राइट टू रिकॉल और ज्यूरी कोर्ट और रेफरेंडम और वेपनाइजेशन फॉर ऑल को रोकना चाहते हैं इसलिए। और ये कुतर्क अंग्रेजों ने निकाला था 100 साल पहले, आज से उससे भी ज्यादा, कुछ 100-150 साल पहले। और ये कुतर्क की शुरुआत हुई है मोतीलाल गाजी से। जवाहरलाल गाजी के पिता ने ये कुतर्क दिया था कि अब हमें हथियार नहीं उठाने चाहिए, हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के द्वारा भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर वो कांग्रेस की स्थापना हुई और पूरा उस तरह का इतिहास है। और उस कुतर्क को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया महादुरात्मा गांधी ने। आज की तारीख में भी उनके ही जो वंशज है, या तो लॉजिकल ग्रैंडसन जिसे कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर वगैरह, और वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन छिपाएंगे। वो जो अमेरिका के बारे में सारी इंफॉर्मेशन छिपाएंगे, अमेरिका में राइट टू रिकॉल गवर्नर, वो सब छिपाएंगे आपसे, कभी नहीं बोलेंगे। मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, आपको 1000 एग्जाम्पल और मिलेंगे कि भारत में से क्यों करोड़ों की संख्या में लोगों को गुलाम बना के अमेरिका नहीं ले जा पाए। क्योंकि भारत के पास उस समय कमजोर, मतलब अंग्रेजों जितने मजबूत हथियार नहीं थे कि अपने शासन का, उनका शासन रोक सके। पर फिर भी लोहे की तलवार थी, लोहे ये तीर वगैरह, तीर धनुष थे, घुड़सवार थे, कुछ तोपें थी, भले थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी को, बंदूकें भी थी, इंजीनियरिंग भी था कि हथियार और बना सके। इसलिए अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि भारत के करोड़ों लोगों को गुलाम बना के वो अमेरिका में बेच सके, जितनी बदहाली अफ्रीका की हुई। क्योंकि अफ्रीका के लोगों के पास इतने लोहे के हथियार नहीं थे, तलवारें नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी वगैरह। तो हमेशा हथियारों से फर्क पड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।